आवासीय प्लॉट खरीदना है तो कॉलोनाइजर से प्लॉट के बारे में क्या-क्या पूछना है और रजिस्ट्री के समय कॉलोनाइजर से क्या-क्या रजिस्ट्री में करवाना है। यह 2 सवाल पूछे हैं अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं मनोज पटेल जी। उन्होंने आग्रह किया था कि वीडियो बना करके रिप्लाई दें। तो मनोज जी का जो सवाल है वह उन्होंने 2 सवाल किए हैं 2 पॉइंट में, लेकिन इसका अगर सही जवाब दिया जाए या सही गाइडेंस दी जाए तो उसके लिए यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यह वीडियो 5-7 मिनट का हो सकता है। अगर आपके पास समय है, आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या खरीदने जा रहे हैं, तो आपको भी यह वीडियो देख लेना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी सही प्रॉपर्टी का चुनाव करने में। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स LKO। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अक्सर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ नए-नए टॉपिक्स पर। अगर आपका ज़मीन जायदाद का काम है या आप कहीं खरीद बिक्री करने वाले हैं, तो मेरे चैनल पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब लगभग मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। तो सबसे पहले सवाल का जवाब मनोज जी के दे देते हैं कि अगर आवासीय प्लॉट खरीदना है तो कॉलोनाइजर से क्या-क्या पूछना है। तो देखिए, अगर आप कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वह अप्रूव्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको क्या-क्या पूछना चाहिए वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर्टियाँ अप्रूव्ड होती हैं, वहाँ पर बहुत कुछ आपको छानबीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कॉलोनाइज़र होता है या जो कंपनी होती है, वह आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद बता देती है कि कहाँ पर क्या है, क्या रेरा रजिस्ट्रेशन है, कहाँ से अप्रूवल है, कितना अप्रूवल है, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो ब्रीफ कर देते हैं। तो यह वीडियो खासकर उनके लिए है जो कम बजट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं, या आप खरीद भी चुके हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा उनको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह कॉलोनी कहाँ पर है, और कॉलोनाइजर से ये आपको पूछना है कि भाई इस कॉलोनी में वह कौन-कौन सी सुविधाएं डेवलप करके देंगे। जैसे लोग 2 चीज़ देखते हैं अधिकतर कि रोड बना होना चाहिए, डिवाइडर बना होना चाहिए। तो रोड और डिवाइडर देख करके कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको कॉलोनाइजर से ये पूछना चाहिए कि भाई यहाँ पर आप कौन-कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। आप रोड बना करके दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सीवर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, पार्क वगैरह है या नहीं है। बाकी सुविधाओं के लिए आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था की है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट या कुछ डेवलप कर रहे हैं अपने यहाँ या यहाँ से कितनी दूरी पर है। इन सब चीज़ों को आपको पूछना है। उसके बाद में रेट वगैरह आपको वहाँ पूछ करके रेट फाइनल करना है। जब ये 2 चीज़ों से आप संतुष्ट हो जाए तो आपको उनसे ये पूछना है कि भाई यह जो प्रॉपर्टी है इसका मालिकाना हक किसके पास में है और यह किस तरीके की प्रॉपर्टी है। यानी कि वह प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर है या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम पर है या किसान के नाम पर है। उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और आपको रजिस्ट्री कौन करेगा। दूसरे नंबर पर आता है कि उस प्रॉपर्टी का जो आप पेमेंट करेंगे खरीदते समय, वह पेमेंट आपसे कैसे लिया जाएगा। जो मार्केट रेट आपका तय हो रहा है वह पूरा पैसा एक नंबर में लेंगे यानी कि रजिस्ट्री में लिखेंगे, या जो सरकारी सर्किल रेट है वह पैसा आपसे वह अकाउंट में लेंगे, रजिस्ट्री में लिखेंगे। किस तरीके से पैसा लेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोग जानते होंगे कि अधिकतर इस तरीके के जो कॉलोनाइजर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि आपको बताया कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट प्लॉट का रेट है और 10 लाख रुपए का 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट हुआ, तो वहाँ पर सर्किल रेट अगर 5 लाख रुपए है तो वो कहते हैं कि हम 5 लाख आपसे अकाउंट में लेंगे और 5 लाख आपसे कैश में लेंगे। तो रजिस्ट्री में वो 5 लाख लिखेंगे और 5 लाख रुपए आपसे वो ब्लैक में ले लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो किस तरीके से आपसे पैसा लेंगे वह आप समझ लें और संतुष्ट हो लें, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करें। इसके बाद में आपको ये पूछना है कि क्या वह प्रॉपर्टी मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आती है या नहीं आती है। अगर मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आती है तो यहाँ पर उसका लैंड यूज क्या है, क्या किसी सरकारी योजना परियोजना में वह प्रॉपर्टी अधिग्रहित तो नहीं हो रही है, यह आपको पूछना है। बेचने वाला तो आपको यही बताएगा कि नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये चेक करवाना चाहिए खुद से। उसके बाद में आपको पूछना है कि यह जमीन कैसी है, आवासीय है या कृषि वाली जमीन है।
इस ज़मीन का दाखिल खारिज होगा खरीदने के बाद में या नहीं होगा। अगर होगा तो खर्चा कितना आएगा। जैसे कृषि भूमि है, उसका आपने एक प्लॉट खरीद लिया 1000 स्क्वायर फीट और उसमें रजिस्ट्री में आवासी लिखा होता है, लेकिन वो कृषि भूमि ही होती है, तो उसका दाखिल खारिज आप कराएंगे तो नॉर्मल जो 5, 7, 8 हज़ार रुपये लगते हैं, वो अपने अपने वकील साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन वकील साहब कितना लेते हैं, तो वो आपका चार्ज लगेगा। बाकी अगर धारा 143 वगैरह है तो वहाँ पर जनरली दाखिल खारिज में समस्या आती है, दाखिल खारिज नहीं होती है और उसको करवाने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो वह दाखिल खारिज कौन कराएगा और कितने पैसे लगेंगे, यह सारी जानकारी आपको वहाँ पर कर लेनी है। और इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के पूरा डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने हैं कि किसके नाम पर प्रॉपर्टी है और इसकी चेन डीड क्या है, कि यह प्रॉपर्टी पहले कितनी बार खरीदी बेची गई है और जो व्यक्ति अभी बेच रहा है या जो कंपनी अभी बेच रही है उसको यह प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है। यानी कि उन्होंने खरीदा है या उनको पुश्तैनी मिली है या दान पात्र में मिली है, कैसे मिली है, वह आपको पूरी तरीके से देखकर संतुष्ट होना चाहिए, उसके बाद में ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये सब काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो आपको पेपर वगैरह अगर चेक कराना है, मास्टर प्लान चेक कराना है, भौतिक कब्जा चेक कराना है कि प्रॉपर्टी जहाँ पर आपको कब्जा दिया जा रहा है और जो रजिस्ट्री की जा रही है वो सेम जगह है या नहीं है, तो यह सब आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यह सारी सेवाएं आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसकी फीस लगेगी, तो जो काम आप कराएंगे उसकी फीस लगेगी, वो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा जब आप संपर्क करेंगे कि क्या क्या आपको करवाना है, उसकी क्या क्या फीस लगेगी मैं बता दूंगा। तो यह कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो आपको पूछनी चाहिए कॉलोनाइजर से और उनको क्रॉस चेक करना चाहिए। इसके बाद में जो रजिस्ट्री का दिन आता है, जैसा कि आपका दूसरा सवाल रजिस्ट्री से संबंधित था, तो रजिस्ट्री के समय आपको ड्राफ्टिंग पहले मंगवा लेनी चाहिए, यानी कि आप उनको पेमेंट डिटेल वगैरह दे दें। पेमेंट उनको करने के बाद में कि भाई ये पेमेंट आपका हो गया है, या उनको आप चेक देना चाहें तो चेक दे दें और एक अपनी रजिस्ट्री का पूरा ड्राफ्ट तैयार करवा लें, यानी कि पूरी रजिस्ट्री टाइप हो जाए और कोशिश करें वह एक दिन पहले हो जाए। उसको ले करके आपको खुद से पूरा पढ़ लेना चाहिए पूरा कायदे से, कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का गाटा संख्या, वहाँ पर चौहद्दी, उसका डायमेंशन, उसका रकबा, टोटल रकबा क्या है, उसमें से आपको कितना बेचा जा रहा है, यह सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली मेंशन हो। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है आपको आदमी, उस आदमी को वह प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है उसकी डिटेल भी उसमें डाली जानी चाहिए और वो जहाँ तक हो सके, पीछे जहाँ तक उपलब्ध हो वहाँ तक डाली जानी चाहिए। जैसे कि आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, वहाँ आपसे विक्रेता या वकील साहब लोग आप बताएंगे बस एक पड़ गया या दो पड़ गया, तो कोशिश करें कि जहाँ तक उपलब्ध हो ब्यौरा कि पीछे कब कब खरीदी बेची गई है, वह पूरा ब्यौरा उसमें डलवाएं। इससे आपकी रजिस्ट्री काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी डिटेल रजिस्ट्री में है आपकी प्रॉपर्टी की और आपकी, वह सारी करेक्ट हों। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उस व्यक्ति को वह प्रॉपर्टी कहाँ से मिली और उसको जहाँ से मिली थी उसको कहाँ से मिली, यह पूरी चेन डीड कंप्लीट अगर आप रजिस्ट्री में करवा लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद में गवाह वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और पेमेंट डिटेल जो आपने दी है वह वही पड़ी है, कुछ और तो नहीं पड़ा है। यह सब आपको खुद से पढ़ना चाहिए और खुद से चेक करना चाहिए। ना वकील साहब के भरोसे आपको रहना चाहिए और ना ही बेचने वाले के भरोसे रहना चाहिए, क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनके पास काफ़ी भीड़ भी होती है। तो बाद में अगर कोई गड़बड़ होता है तो आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी और आपको समस्या होगी। तो यह सारी चीज़ें आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। और एक खास बात कि स्टैम्प पेपर जो निकलेगा, ई स्टैम्प निकलता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपके नाम की स्पेलिंग वगैरह करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्टैम्प पर इंग्लिश में निकलता है और अधिकतर रजिस्ट्रियाँ हिंदी में होती हैं, तो दोनों अलग अलग होती हैं। आपको दोनों चेक करनी चाहिए और स्टैम्प पेपर जो आपका निकले वो आर्टिकल 23 के तहत निकलना चाहिए। उसमें ऊपर देखेंगे लिखा रहेगा आर्टिकल 23 कन्वेंस डीड। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए
और रजिस्ट्री के समय आपको कॉलोनाइजर से करवानी चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक उपलब्ध हैं, वहां पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपको चेक करानी है या कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना है तो उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।